अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है डिविडेंड पॉलिसी। तो चलिए सबसे पहले हम डिविडेंड पॉलिसी की डेफिनेशन देख लेते हैं। डिविडेंड पॉलिसी रेफर्स टू हाउ अ कंपनी डिसाइड्स टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट टू शेयर होल्डर। अगर हम सिंपल डिविडेंड पॉलिसी की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में डिविडेंड पॉलिसी को समझते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है। डिविडेंड पॉलिसी से मुराद है कि कंपनी का डिसीजन यानी कि मैनेजमेंट का डिसीजन, ठीक है, कि जो प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही होती है, हासिल कर रही होती है, उसका क्या करना है। It decides how much profit to give to shareholders as dividend, how much profit to retain for reinvestment in the business, how much cash the company should keep for future risk and needs। यानी कि कंपनी ये डिसाइड कर रही होती है कि कितना प्रॉफिट जो है डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को देना है और कितना प्रॉफिट जो है वो अपने पास रिटेन करना है ताकि बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे सिर्फ ये दो चीज़ें नहीं होती बल्कि कंपनी ये भी सोच रही होती है कि फ्यूचर के लिए कितना कैश अपने पास रखा जाए ताकि कोई रिस्क आ जाए या लॉस हो जाए या एक्सपेंशन का प्लान हो तो कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल रहे। सो डिविडेंड पॉलिसी का डिसीजन रैंडम नहीं होता, ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो रहा होता है। इट अफेक्ट्स शेयर होल्डर रिटर्न्स एंड कंपनीज ग्रोथ। अभी कोई इंपॉर्टेंट बात कि डिविडेंड पॉलिसी शेयर होल्डर के रिटर्न और कंपनी की ग्रोथ दोनों को अफेक्ट कर रही होती है कि अगर कंपनी डिविडेंड ज़्यादा दे, शेयर होल्डर खुश होंगे, लाइक उन्हें वेल्थ ज़्यादा मिली होगी, लेकिन ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है। बट अगर कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा रिटेन करे, ग्रोथ फास्ट हो सकती है लेकिन शेयर होल्डर को कैश जो है वो कम मिलता है, लाइक इतनी उनकी इनकम नहीं होगी। इसी बैलेंस को मैनेज करना ही जो डिविडेंड पॉलिसी का कोर आइडिया है मेन। नेक्स्ट हमारे पास है पेमेंट मेथड, मतलब कि अब जब कंपनी डिसाइड कर लेती है कि डिविडेंड देना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि डिविडेंड दिया कैसे जाता है। सो रिमेंबर वन थिंग कि डिविडेंड डायरेक्ट ही नहीं दिया जाता। कंपनी एक प्रॉपर पेमेंट प्रोसीजर फॉलो करती है जो कि नॉर्मली 4 डेट्स पर बेस्ड होता है। अब इन डेट्स को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास है अनाउंसमेंट डेट, when the company declare that this much of dividend is going to be paid for the last year। सबसे पहले होती है अनाउंसमेंट डेट। इस डेट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि कंपनी कितना डिविडेंड पे करेगी और किस फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड है। और हाँ, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि इस डेट पर सिर्फ अनाउंसमेंट होती है, पेमेंट नहीं होती। लेकिन जैसे ही डिविडेंड अनाउंस हो जाता है कंपनी लीगली ऑब्लिगेटेड हो जाती है कि डिविडेंड पे करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट होता है डेट ऑफ रिकॉर्ड। दे हैव गिवन ऑलमोस्ट 1 month टाइम टू अपडेट द कॉर्पोरेशन दैट whosoever hold the share they intimate the company। So the company announced another date that all shareholders do intimate your all personal information to the corporation by that date। अनाउंसमेंट के बाद आती है डेट ऑफ रिकॉर्ड। इस डेट का काम होता है कि कंपनी ये चेक करती है कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स डिविडेंड रिसीव करने के लिए एलिजिबल हैं। सिंपल वर्ड्स में सिर्फ वो इन्वेस्टर जिनका नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में होता है उन्हें ही डिविडेंड मिलता है। अगर किसी का नेम रिकॉर्ड में नहीं है तो वो डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकता। थर्ड हमारे पास पॉइंट है एक्स डिविडेंड। आफ्टर क्रॉस वेरीफाई दे गिव पार्टिकुलर डेट। आफ्टर दिस डेट whosoever hold the share is ex dividend, they are not supposed to receive the dividend। एक्स डिविडेंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होती है। इस डेट का रूल बहुत सिंपल है। अगर कोई इन्वेस्टर एक्स डिविडेंड के बाद शेयर ख़रीदता है तो उसे डिविडेंड नहीं मिलेगा। नॉर्मली एक्स डिविडेंड डेट रिकॉर्ड डेट से 1 बिजनेस डे होती है, मतलब एक्स डिविडेंड डेट रिकॉर्डेड डेट से 1 बिजनेस डे पहले होती है। इसलिए याद रखें कि डिविडेंड लेने के लिए शेयर एक्स डिविडेंड डेट से पहले बाय करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब फोर्थ हमारे पास है पेमेंट डेट। डेट ऑफ रिकॉर्ड आफ्टर कंफर्म दे फाइनली मेक चेक ऑन देयर नेम्स on the date when they make checks or deposits in account, that date is called payment date।
अब लास्ट में हमारे पास पेमेंट डेट है, ये वो एक्चुअल डेट होती है जब डिविडेंड शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है या फिर चेक इशू किया जाता है, और इस डेट पर शेयर होल्डर्स को प्रैक्टिकली कैश रिसीव होता है। अगर हम क्विक रिकैप करें तो अनाउंसमेंट डेट में डिसीजन अनाउंस होता है, रिकॉर्ड डेट पर डेट ऑफ रिकॉर्ड पे एलिजिबल शेयर होल्डर्स चेक होते हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी। एक्स डिविडेंड पे एलिजिबिलिटी का कट ऑफ पॉइंट होता है कि मतलब कि इस डेट तक जो है आपने लेने हैं डिविडेंड, और पेमेंट डेट क्या होते हैं कि एक्चुअल कैश मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अब हमें डिविडेंड पॉलिसी का बेसिक आइडिया क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप ये समझना है कि कंपनीज डिविडेंड देने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही होती हैं। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, इसलिए डिविडेंड पॉलिसीज़ भी डिफरेंट होती हैं। अब हमारे पास 3 कॉमन टाइप्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट पे आउट रेशो पॉलिसी, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, लो, रेगुलर एंड एक्स्ट्रा डिविडेंड पॉलिसी। अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन तीनों को। सबसे फर्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट पे आउट रेशो पॉलिसी। द कंपनीज पेज आ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स एज डिविडेंड एवरी ईयर। इस पॉलिसी में कंपनी पहले डिसाइड कर लेती है कि हर साल प्रॉफिट का एक फिक्स्ड परसेंटेज डिविडेंड के तौर पर पे किया जाएगा। अब यहाँ रखने वाली बात क्या है कि डिविडेंड जो है हमारे पास वो फिक्स्ड होता है, अमाउंट प्रॉफिट के साथ चेंज होता है और अमाउंट प्रॉफिट के साथ चेंज होती है। इट मीन्स कि इफ़ प्रॉफिट इंक्रीजेस डिविडेंड इंक्रीज होगा, एंड इफ़ प्रॉफिट डिक्रीज डिविडेंड भी हमारा साथ के साथ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो डिविडेंड भी इंक्रीज होगा, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा तो डिविडेंड भी डिक्रीज हो जाएगा। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल देखते हैं हमें कि इफ़ पे आउट रेशो इज इक्वल टू 20%। अगर कंपनी का पे आउट रेशो जो है वो 20 है, अर्निंग्स जो है हमारे पास वो 1 लाख है और डिविडेंड जो है वो 20,000 है। अब नेक्स्ट ईयर जो है अर्निंग्स इंक्रीज होके 150,000 हो जाती हैं और डिविडेंड जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो 30,000 हो जाए। तो मीन्स कि यहाँ डिविडेंड प्रॉफिट के साथ मूव करता है। अब इस पॉलिसी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि शेयर होल्डर्स डायरेक्टली कंपनी के परफॉर्मेंस में शेयर करते हैं। लाइक कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड मिलता है, और कंपनी का प्रॉफिट कम हो तो डिविडेंड भी कम होता है। और हाँ, इस पॉलिसी की एक लिमिटेशन भी है, डिविडेंड जो है वो स्टेबल नहीं रहता है क्योंकि ये कम्प्लीटली प्रॉफिट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए जो कि इनकम ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स है उनके लिए ये पॉलिसी थोड़ी रिस्की होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉलिसी को डिस्कस करते हैं जो कि है रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। इस पॉलिसी में कंपनी एक चीज़ क्लियर कर देती है कि हर शेयर पर एक फिक्स्ड अमाउंट का डिविडेंड पे किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर अमाउंट फिक्स होता है, प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन डिविडेंड जो है वो सेम रहता है। इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल, कि अगर कंपनी डिसाइड करती है कि डिविडेंड $2 पर शेयर होगा, और अगर टोटल शेयर जो हैं इफ़ शेयर्स इक्वल टू 1000 और डिविडेंड जो है वो 2000 एवरी ईयर, हर साल का 2000 हो, इवन इफ प्रॉफिट चेंजेस शेयर होल्डर्स स्टिल रिसीव स्टेबल इनकम। अब प्रॉफिट इसका ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन इसमें जो है शेयर होल्डर्स को स्टेबल एक इनकम जो है वो हर साल मिलती रहती है। अब इस पॉलिसी का एक बेनिफिट है और एक लिमिटेशन भी है कि इस पॉलिसी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्ड होता है, स्पेशली इनकम ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कंपनी हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड ज़रूर दे देगी। और लिमिटेशन क्या होती है कि कंपनी को हर हाल में इनफ अर्निंग्स मेंटेन करनी होती है ताकि वो डिविडेंड सस्टेन कर सके, और अगर प्रॉफिट कंटिन्यूसली कम हो जाए तो कंपनी पर फाइनेंशियल प्रेशर आ सकता है। मतलब कि जो रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी है ना, वो उसकी अमाउंट एक तो फिक्स रहती है और उसका इनकम भी स्टेबल है, और इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत सेफ पॉलिसी है।
अब हम थर्ड पॉलिसी को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है लो रेगुलर एंड एक्स्ट्रा डिविडेंड। कंपनीज पे अ स्मॉल रेगुलर डिविडेंड एवरी ईयर। इस पॉलिसी में कंपनी हर साल एक छोटा सा डिविडेंड जो है वो पे करती है, ताकि शेयर होल्डर को मिनिमम इनकम जो है, कम से कम इनकम तो मिलती रहे। व्हेन प्रॉफिट्स आर वेरी हाई, कंपनी पेज एन एक्स्ट्रा डिविडेंड। और जब कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो तो कंपनी एक एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दे देती है। दिस एक्स्ट्रा डिविडेंड इज़ यूजली कॉल्ड इंटरिम और स्पेशल डिविडेंड। इस एक्स्ट्रा डिविडेंड को यूजली इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है या फिर स्पेशल डिविडेंड। अगर हम एग्जांपल इसके डिस्कस करें, रेगुलर डिविडेंड इज इक्वल टू $1 पर शेयर एवरी ईयर। मान लेते हैं कि रेगुलर डिविडेंड जो है वो $1 है, हर ईयर मिलेगा। इन अ वेरी प्रॉफिटेबल ईयर कंपनी में ऐड एक्स्ट्रा $1 और $2 पर शेयर। अब अगर कोई ईयर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो तो कंपनी एक्स्ट्रा डिविडेंड ऐड कर रही होती है, लाइक 1 के साथ 1 ऐड कर देगी या 2 ऐड कर देगी। यानी कि नॉर्मल ईयर में आपको $1 ही मिल रहा होगा और बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट ईयर में या प्रॉफिटेबल ईयर में आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल रहा होगा। स्पेशल या इंटरिम हमने डिस्कस किया $1 या $2। बेनिफिट क्या होता है इस पॉलिसी का हमारे पास कि कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और शेयर होल्डर्स को अच्छी ईयर्स में रिवॉर्ड मिलता है। कंपनी पर अननेसेसरी प्रेशर भी नहीं होता और इन्वेस्टर्स भी सेटिस्फाइड रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल जाएगा इफ़ ईयर इज़ प्रॉफिटेबल। अब हम अगर इसको समराइज़ करें, लो रेगुलर और एक्स्ट्रा डिविडेंड क्या होता है कि सेफ्टी एक तो हमें मिलेगी कि लो रेगुलर डिविडेंड तो हमें मिलता रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा डिविडेंड का क्या मतलब है कि बोनस मिलेगा इन गुड ईयर्स, इन एक्सलेंट ईयर्स। इसलिए बहुत सी कंपनीज लो डिविडेंड अप्रोच को बैलेंस्ड अप्रोच के तौर पर फॉलो करती हैं। अगर हम ये बात करें कि इन तीनों पॉलिसीज़ में से कौन सी पॉलिसी बेस्ट है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग, कंपनी की अर्निंग्स की स्टेबिलिटी के ऊपर हम लोग डिपेंड कर रहे होते हैं, और इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या है, और जो ओवरऑल कैश फ्लो चल रहा है कंपनी का उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। क्योंकि हर पॉलिसी जो है वो बैलेंस क्या कर रही होती है कि शेयर होल्डर की इनकम और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हर पॉलिसी जो है बैलेंस कर रही होती है। इसलिए इट टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज हमने डिविडेंड की पॉलिसीज़ को डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।